माई दलित फेलोज, जय भीम, जय भारत। दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि जब 2009 में ओबामा साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो दलित मिडिल क्लास में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। अभी महीने भर पहले ब्लैक पैंथर्स के फाउंडर्स और दलित पैंथर्स के फाउंडर्स इंडिया में एक साथ एक मीटिंग किए। ओकेजन था दलित पैंथर्स के 50 साल की स्थापना दिवस। दलित समाज ने अमेरिका के ब्लैक यानी अश्वेत समाज के संघर्षों से, अनुभवों से काफी कुछ सीखा है। बाबा साहब अम्बेडकर की आरपीआई अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का संबंध अब्राहम लिंकन से था, जिन्होंने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा की थी। तो अगर हम ब्लैक संघर्षों से इतना कुछ सीखते हैं तो क्या यह जरूरी नहीं है कि ब्लैक लोग अपने डॉलर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के अश्वेत लोग आजाद हुए तो अपनी आजादी के 25वें साल में ब्लैक लोगों का 1888 में अपना एक बैंक खड़ा हो गया। आज छोटे ही सही अमेरिकन ब्लैक्स के 19 बैंक हैं। अपने डॉलर को सेव करने के लिए उनके पास 509 क्रेडिट यूनियंस हैं। उनके पास डिजिटल मनी प्लेटफॉर्म भी है जिसको बोलते हैं फिनटेक फर्म्स। साथ ही ब्लैक लोगों के पास सोशल फिनांसेस के प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं रोका, रोटेटिंग सेविंग्स क्रेडिट एसोसिएशंस। इसके अलावा भी तरह तरह के ब्लैक लोगों के सेविंग करने के ग्रुप्स हैं और वो स्टूडेंट्स भी अपने पैसे किसी फ्रेंड के, किसी ग्रुप लीडर के यहाँ जमा करते हैं। $1, $5, $10, $500 और अच्छी खासी रकम हो जाती है तो जरूरतमंद स्टूडेंट को उससे मदद मिलती है। जो तमाम ब्लैक लोगों के अपने फंड बनते हैं तो जरूरतमंद नए ब्लैक यूथ को बिजनेस करने के लिए उससे फंड मिलता है, बाद में वो वापस कर देते हैं। और ब्लैक बैंक आज एक सच्चाई है। तो अगर अमेरिका के ब्लैक लोग, जिनकी पॉपुलेशन 13.5% है, हमारी 17% है, अमेरिका में दास प्रथा 400 साल पहले शुरू हुई थी। दास प्रथा समाप्त हो चुकी है और एक ब्लैक प्रेसिडेंट, एक ब्लैक मैन 2 बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बन चुका है। ब्लैक नोबेल प्राइज विजेता है। ब्लैक्स का अमेरिका के म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक भागीदारी है। स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी है, फिल्मों में भागीदारी है। ब्लैक बिलियनियर्स यानी ब्लैक अरबपति भी पैदा हो चुके हैं। तो ब्लैक लोग अपने डॉलर का मैनेजमेंट करते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ भारत में नहीं हो सकता है, जहां शहर शहर
कलकत्ता में, पटना में, बनारस में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, बंबई में, अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, क्या इन जगहों पर दलितों के हजारों फंड नहीं बन सकते हैं जिससे दलित समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके? तो आइए आज दलित नोट पावर पर इसी विषय पर हम डायलॉग करते हैं एक मानी जानी दलित शख्सियत के साथ। दलित नोट पावर चैनल पर आज डॉक्टर आर.के. भारती हैं, जो आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और इनको मैं अगर 5 दलित थिंकर्स की लिस्ट बनाऊं इंडिया में, खासतौर से उत्तर भारत में, तो डॉक्टर साहब उसमें से एक होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अमेरिकन ब्लैक्स के बारे में ये सुना होगा, अभी जो आपने वीडियो सुना है। आगरा को दलितों की राजधानी माना जाता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आगरा में दलितों का की कोई ऐसी आर्थिक संस्था है, बैंक है या फंड है जहां पर 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए हमेशा रहते हों और जरूरतमंद लोगों को उसमें से लोन मिल सकता है? क्या ऐसा है क्या आगरा में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। आपके प्रश्न के उत्तर में मैं बहुत हम्बली यही कहना चाहूंगा कि हमारे आगरा में इस प्रकार की कोई ऐसी आर्थिक संस्था नहीं है जहां से हमारे दलित समाज के व्यक्तियों को अपने उद्यम, व्यापार या अन्य किसी बड़े उद्देश्य के लिए कहीं से फंडिंग हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी तक अगर आप दलितों के संघर्ष का इतिहास देखेंगे तो शुरुआत में प्राचीन भारत में और मध्ययुगीन भारत में हमारे दलित समाज के जितने भी सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हों, उन्होंने धर्म की रूढ़ियों पर, परंपराओं पर और धर्म की कुरीतियों पर सुधार लाने के लिए पूरा संघर्ष किया। उसके बाद में लोगों में जब राजनीतिक चेतना आई तो पूरा उनका ध्यान राजनीतिक संघर्ष की ओर गया। उन्होंने समझा, उन्होंने सोचा कि अगर केवल राजनीति में अगर हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो हमारे सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा, हमारी आर्थिक तरक्की भी हो जाएगी, शैक्षणिक तरक्की भी हो जाएगी, हम सांस्कृतिक रूप से अग्रणी हो जाएंगे और हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो राजनीतिक चेतना तो हुई, लेकिन बिजनेस, व्यापार, आर्थिक क्षेत्र में इस प्रकार की ऐसी किसी संस्था ने या किसी आंदोलन ने हमारे दलित समाज में अब तक कोई जन्म नहीं ले पाया, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बार हमको बताया था कि व्यक्ति के जीवन में या नागरिक के जीवन में पॉलिटिक्स का केवल 12% इम्पैक्ट होता है। आपको याद है? यस। क्या आपका एक बड़ा सोच और इस सिद्धांत है? हाँ, क्योंकि आज के आधुनिक युग में जहां पर स्टेट और गवर्नमेंट हर क्षेत्र से अपना हाथ खींच रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है हर क्षेत्र में। अब आप देखिए कि व्यक्ति के जो विभिन्न आयाम है व्यक्तित्व के, कहीं पर धर्म गवर्न करता है, कहीं पर संस्कृति गवर्न करती है, कहीं शिक्षा का महत्व है। ये बात ठीक है कि ओवरऑल गवर्निंग इन सारे वॉक्स ऑफ लाइफ की राजनीति करती है, लेकिन महज जो कंट्रीब्यूशन है वो 10-12% से ज्यादा व्यक्ति के जीवन में होता नहीं है। जो सबसे ज्यादा जो महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में वो आर्थिक स्रोतों और शक्तियों का ही होता है। तो डॉक्टर साहब, यह बात सिर्फ आगरा की नहीं है। मैं अभी इस गर्मियों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका की विजिट पर गया था। मैं बॉम्बे जाता ही रहता हूँ, देश भर घूमता हूँ। कहीं भी 10 करोड़ 20 करोड़ का दलित फंड नहीं है।
कहीं भी नहीं है। हम लोग ब्लैक आंदोलन से इंस्पिरेशन लेते हैं, बाबा साहब ने भी लिया था, हम लोग भी लेते हैं। जब ब्लैक लोगों के, ब्लैक समाज के स्टूडेंट्स का अपना एक फंड हो सकता है, दूसरों की मदद करते हैं, उनके बैंक हैं, उनके तमाम इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, अग्रवाल समाज के पास तमाम फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो दलितों के पास क्यों नहीं है? इसका एक ओवरऑल ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव जरा दीजिए आप। देखिए, भारत मुख्यतः एक वर्ण व्यवस्था वाला समाज है, जहां पर संसाधनों का और पेशों का वर्गीकरण और स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, वो धर्म ने किया है। यहाँ पर एक समूह को बिजनेस, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सारी चीजों का अधिकार दिया गया। दूसरे वर्ग को राजशाही, भूमि, जमीन, और तीसरे वर्ग को पठन पाठन, लर्निंग और प्रीस्टहुड कर दिया गया। और जो शूद्र और दलित है उनके बस उनके बाट में केवल सेवा आई। लेकिन अगर आप ब्लैक्स की तुलना करें तो ब्लैक्स में जो भी आज कैपिटलिज्म देखते हैं, तो वहां का जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज या नेस्डैक देखें, कैपिटल मार्केट देखें, तो वहां की ओवरऑल जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग 40% है। हमारे देश में ये पेनिट्रेशन अभी केवल 2% भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर चर्च ने, भले ही स्टेट और चर्च अलग हो गए हों, लेकिन चर्च ने पहली बार ये कहा, और खास करके जो प्रोटेस्टेंट जो उनका सेगमेंट है चर्च का, और खासकर उसमें भी जो कैल्विनिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा, इसमें एक मैक्स वेबर है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, उनकी एक किताब है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेनली जो जो क्रिश्चियंस हैं, जिसमें ब्लैक्स भी शामिल है, उनमें जो कैपिटलिज्म की जो भावना पैदा हुई वो चर्च से उसका उद्गम हुआ। चर्च ने खुद कहा कि हमको सेकुलर ऑक्यूपेशंस की ओर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की ओर, प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओर, बिजनेस व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया में धर्म कहता है कि नहीं, आपको कुछ निश्चित पेशे जो हमने निर्धारित कर दिया अपने वेदों और धर्म शास्त्रों के आधार पर, आपको उन्हीं पेशों में रहना है। वहां पर जो सुधार का, लोगों के जीवन स्तर का, और जो ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, रेड इंडियंस और इन सब समुदायों को जो इंटीग्रेट किया गया समाज में, और जो आप कह रहे हैं वहां ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने, तो इसके लिए चर्च खुद आए, प्रीस्ट खुद आए, यहां तक कि जो व्हाइट्स लोग थे वो खुद इस बात की वकालत करते थे। लेकिन यहाँ पर इस व्यवस्था को बनाए रखना तो धर्म का अंग माना जाता है। अगर यहाँ के अगर दलितों को अगर इस प्रकार से पूंजी में, संसाधनों में बराबर का अगर हक मिला, तो उनके धर्म का विनाश हो जाता है, जाति का विनाश हो जाता है, उनके वर्चस्व का और हेजेमनी का विनाश हो जाता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहीं भी इस प्रकार का, थ्योरी में, प्रैक्टिस में भले ही होता हो, लेकिन थ्योरी में, क्रिश्चियनिटी में कहीं भी इस प्रकार का ग्रेडेड इनइक्वल सिस्टम ऑफ ऑक्यूपेशन और डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। और डॉक्टर साहब, 100 साल पहले अमेरिका में एक ब्लैक रिफॉर्मर पैदा हुए थे, बुकर टी वॉशिंगटन। हाँ, उन्होंने ब्लैक समाज को जो है आर्थिक मुद्दों पर सजग होने की मुहिम चलाई थी। और ब्लैक का इतिहास देखें तो 1863 में अब्राहम लिंकन ने ब्लैक समाज जो की दास्ता को खत्म किया। 25 साल के भीतर ब्लैक बैंक बन गया। तो अब मैं इस बात को थोड़ा आगे ले जा रहा हूं, जरा आप इस पर बताइए। आप ये बताएं कि अग्रवाल समाज के पास बाबा साहब के टक्कर का कोई न भगवान है, न कोई उनका फिलासफर है। तो अंबेडकरवादी लोगों से क्या अग्रवाल समाज के लोग सुपीरियर इंसान हैं कि बैंक बना ले रहे हैं, हम नहीं बना पा रहे हैं? देखिए प्रसाद साहब, अगर एंशियंट इंडिया से अगर संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा हुआ कि ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री पूरा वैश्य समाज के हाथ में रहेगा,
अब संविधान जब लागू हुआ देश में, अब वहां से इक्वलिटी शुरू होती है। लेकिन जो जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो इनहेरिटेंस का सिस्टम होता है, अब एजुकेशन से नौकरी लग जाती है तो हमारी अगली पीढ़ी उसको इनहेरिट नहीं करती। हम जो अगर नौकरी लेते हैं तो नौकरी मेरे रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, और या मेरा कोई कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो मेरी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होगा। तो डॉक्टर साहब, ऐसे आप ही जानते हैं ट्रांसफर कि हो। बाबा साहब मूलतः अर्थशास्त्री थे। उनकी जी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री भी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री भी अर्थशास्त्र में थी। अर्थशास्त्र में ही शुरुआती उनके सारे लेखन थे। वह तो बैरिस्टर तब बनने गए लंदन में जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर की तनख्वाह बहुत 150 रुपये मात्र है, तो पैसा अगर नहीं है तो काम नहीं चलेगा, आंदोलन नहीं चलेगा, तब वकील बनने गए। उन्होंने 1942 में जो ब्रिटिश वायसराय को, जब वो कैबिनेट में शामिल हो चुके थे बाबा साहब, एक गुप्त पत्र लिखा जो 10वें वॉल्यूम में छप चुका है। तो उन्होंने कहा कि CPWD के ठेकों में केवल एक दलित ठेकेदार है, एक शेड्यूल कास्ट का ठेकेदार है। तो इसके वजह से सारे ठेके हिंदू, मुस्लिम, सिख ठेकेदारों को चले जाते हैं, और इसके वजह से वो पैसे बनाते हैं और हमारे समाज के लोग मजदूर रह जाते हैं। तो क्या दलित समाज इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि बाबा साहब मूलतः एक इकोनॉमिक फिलोसफर थे? हाँ, बल्कि कुछ थिंकर्स का तो यह भी मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कार्ल मार्क्स से भी बड़े, और मेरा भी मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर कार्ल मार्क्स से भी बड़े इकोनॉमिक फिलोसफर्स थे। इकोनॉमिक फिलोसफर अभी तक इस धरती पर किसी समाज में इकोनॉमिक फिलोसफर इस प्रकार का परिवर्तन लाया हो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि वो इस बात के पक्षधर थे कि गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स होते हैं, ठेके होते हैं, उसमें हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानता हूं, जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में जारी किया, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने, इंडिया में 1951 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक दलित मैनिफेस्टो फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था, अगर आप उसको पढ़ेंगे, और मैं उसको मानता हूं कि इस धरती पर वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उससे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर ये मैनिफेस्टो है जो इस देश के दलितों का कल्याण और चहुमुखी विकास हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसमें सबसे पहले 7 सिद्धांतों का जिक्र किया है, और फिर वो पॉलिसी की बात करते हैं इसी मैनिफेस्टो में, तो आप हैरान रहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी किसी डॉगमा से, किसी आइडियोलॉजी से बंधी हुई नहीं रहेगी, चाहे वो सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, गांधीइज्म हो, या किसी भी प्रकार का इज्म हो। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं उसमें, हमारी पॉलिसी यह रहेगी कि जो हमारे लोगों के लिए, उनके बेहतरी और विकास के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो कुछ भी है हम उसको अपनाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, गांधीइज्म या किसी भी प्रकार का इज्म है, ये एकेडमिक क्लासिफिकेशन होते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने और किताबी बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी, और मैं इसको सार समझता हूं इस लाइन को अम्बेडकरवाद का, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी होगी, सबसे पहला वर्ड यूज करते हैं रैशनल, दूसरा मॉडर्न, और तीसरा वो कहते हैं एम्पिरिस्टिक। ये 3 शब्द वो प्रयोग करते हैं। अगर आप फिलॉसफी में डेविड ह्यूम और जॉन लॉक को पढ़ेंगे तो ये उनसे भी बड़ी बात कहते हैं। डेविड ह्यूम और जॉन लॉक जो फिलोसफर्स हैं, उनसे भी बड़ी बात डॉक्टर अंबेडकर एज फिलोसफर कहते हैं कि पढ़ने के लिए एकेडमिक क्लासिफिकेशन बहुत है। हमारे समाज के लिए, दलितों के लिए, अगर किसी क्षेत्र में कैपिटलिज्म, बिजनेस, व्यापार से अगर तरक्की आती है किसी क्षेत्र में, तो हमको वो करना चाहिए। अगर कहीं पर हम कोऑपरेटिव बैंक्स खोल सकते हैं, क्रेडिट सोसाइटीज खोल सकते हैं, वहां से अगर तरक्की आती है, विकास आता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है और हमारे लोग मुक्त होते हैं, तो हम उसको अपनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का यही है कि एम्पिरिस्टिक का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट्स पर, अनुभव पर,
जो डेटा बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, और जिसका हमें परिणाम आ चुका है कि हाँ ये हमारे लोगों के लिए अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो भी फिलोसफी है उसको 3 शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं, और उसके लिए अगर एक शब्द कोई हो सकता है तो होता है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक वर्ड का मतलब है व्हाट एवर इज द बेस्ट इन एनी आइडियोलॉजी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, वी हैव टू टेक इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द दलित्स इन इंडिया। हमको विचारधारा की जरूरत नहीं है, हमको विकास की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझसे कोई यह कहे कि बाबा साहब की 3 वे रचनाएं बताइए जिसको प्राथमिकता के साथ पढ़नी चाहिए, सबसे पहली रचना, तो सबसे पहली रचना वो जो दलित, जो शेड्यूल कास्ट ड्राफ्ट इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो जिसकी बात कर रहे हैं आप, मैं उसको रेट करता हूं बाबा साहब का द फर्स्ट ग्रेटेस्ट राइटिंग। पर मालूम है किस वॉल्यूम में छपा है? 17th वॉल्यूम में छपा है। मात्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बाबा साहब द्वारा लिखा गया जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के मुक्ति की बात का टाइटल है, और वह 17th वॉल्यूम में छपा है। इसके पहले लोग अम्बेडकरवादी बने, जो पहले तीसरे चौथे वॉल्यूम को पढ़ करके, तो किस तरह के वो अम्बेडकरवादी बने। खैर चलिए, दूसरी बात, आगरा में 2000 दलित स्कूल टीचर हैं। 50,000 अगर इनकी एवरेज सैलरी मान लीजिए तो 120 करोड़ रुपए हर साल ये कमाते हैं। उसका 1% दलित बैंक में या फंड में निकाल लीजिए तो 1 करोड़ 20 लाख होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित मिडिल क्लास अंबेडकर के रास्ते पर से बहुत पहले ही भटक गया है और अंबेडकर के आर्थिक दर्शन से अपने को कभी जोड़ नहीं पाया। इसीलिए मैं कह रहा था आपसे, क्या अग्रवाल लोग दलित अंबेडकरवादियों से ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं? पैसा तो हमारे पास भी है। आईओ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी वगैरह में तो लोगों को 4-4 लाख रुपए महीने मिल जाते हैं। अरबों खरबों रुपए हमारे पास है, लेकिन यह एक जगह एक सोशल कैपिटल के रूप में इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? जरा दलित मिडिल क्लास के इस बिहेवियर पर आप प्रकाश डालेंगे? ठीक कहा आपने कि आपने 120 करोड़ लोग, 120 करोड़ रुपए इन 2000 टीचर्स की आमदनी के बारे में डेटा बताया है। हमारे आगरा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो इनकम रिटर्न जो फाइल करते हैं, जिस पर वो टैक्स अदा करते हैं, वो एक एक व्यक्ति 150-150 करोड़ पर टैक्स देता है। आगरा में ऐसे लोग भी हैं। आगरा में ऐसे करीब 100 लोग हैं जिनकी वेल्थ कम से कम 50-50 करोड़ से ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ आज की तारीख में 200-250 करोड़ भी होगी। आगरा में काफी वेल ऑफ लोग हैं, डिग्री कॉलेज हैं लोगों के पास, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, रियल एस्टेट का काम है। तो कहीं डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कलेक्टिव सेविंग, यानी कि आपका 1000 रुपया आपके पास, मेरा 1000 रुपया मेरे पास, तो ये हमारी व्यक्तिगत शक्ति है। जब हमारा 1000 आपका 1000 इकट्ठा होता है, 10 लोगों का और इकट्ठा होता है, तो वो सोशल फोर्स बनती है। तो क्या यह माना जाए कि दलित समाज ने अपने नोट के पावर को, नोट की ताकत को अभी समझ नहीं पा रहा है? हाँ, मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि हमारे समाज में केवल अब तक कि भाई आप शिक्षित हो जाइए, नौकरी की तलाश में जाइए, या फिर नौकरी नहीं लगे तो आप प्रधान बनने की कोशिश करो, सभासद, एमएलए और एमपी बनने की कोशिश करो, मिनिस्टर बनने की कोशिश करो, या तो नौकरी या फिर राजनीति।
कभी उन्होंने बिजनेस, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को अपने परिवार में कहीं पर उन्होंने प्रशिक्षण के तौर पर, परवरिश के तौर पर सीखा ही नहीं हम लोगों ने। दूसरी तो बात डॉक्टर यह है, साहब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, आप क्या यह मानते हैं कि दलित समाज जब तक अपनी नोट पावर को इकट्ठा नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, नियंत्रित नहीं करेगा, और जब 2050 तक तमाम सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी, तो दलित समाज का फ्यूचर अंधेरे में है? हाँ, अगर हम कलेक्टिव होकर के अपनी आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इसकी, अगर हम इकट्ठे होकर एक राजनीतिक शक्ति भी बन जाते हैं, तो आज हम जिसको प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं, तो आगे चल के हम उसका नेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें इकट्ठा होना है। जैसे ही हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम किसी भी प्रकार की, हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अंबानी और अडानी से भी बड़े उद्योगपति बन सकते हैं कलेक्टिव होकर। व्यक्तिगत रूप से हम भले ही न कर पा रहे, लेकिन उन्हें कई क्षेत्रों में हम कंपटीशन में कॉम्पीट आउट कर सकते हैं। मैं ये मानूंगा प्रोफेसर भारती, हमें आपको भी शायद यही लगता है कि दलितों की कमाई बाढ़ के उस पानी की तरह से है जो वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर बह जाता है, चला जाता है, दलित समाज के पास रुक नहीं पाता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अगले बार आप एक कोई सलूशन लेके आइए, हम जल्दी ही आपके पास आएंगे। थैंक यू।